हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगी रियलिज्म की थ्योरी समराइज करके, जो बेयर बेसिक्स है, फाउंडेशंस है रियलिज्म थ्योरी की इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कुछ ही मिनटों में। नाउ दिस मेथड, जिसको मैं माइंड मैप तरीका कहती हूँ, हमने ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर भी किया था और जितने थिंकर्स WPT में हैं उन सबको समराइज कर लिया था वाया माइंड मैप्स। अब इसी तरीके से हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज को भी समराइज करेंगे ताकि ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब शुरुआत में जब आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं या फिर एंड में जब आप रिविजन चाहते हैं, तो इस दौरान आप इसका फायदा उठा पाए। Now very importantly before moving on, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल का बैच 2 शुरू हो गया है और आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप अपनी PSIR की तैयारी खुद कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे YouTube के ऊपर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की फ्री प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, जिनका आप डिटेल्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू आर अ स्टूडेंट हु ऑलरेडी कवर्ड द फाउंडेशंस ऑफ द सब्जेक्ट, बट जो डायनामिक करंट अफेयर्स है आप उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लेके आए हैं हमारा करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जहाँ पे मंथली हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, इन डेप्थ लेक्चर्स ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, ताकि आप अगर कोई भी डायनामिक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए या फिर इनडायरेक्टली भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप रेलेवेंट एग्जाम्पल्स को कोट कर पाए। राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज दोनों ही GS एंड CSAT की शुरुआत हो गई है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू बढ़ते हैं अपने आज के माइंड मैप की तरफ। चलिए अब देखते हैं हमारा माइंड मैप। ना रियलिज्म जो है वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे क्रिटिकल थ्योरीज में से एक मानी जाती है। तो जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत करते हैं ना, अब हम IR में थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ जी हमने पॉल साइंस इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ना वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप एक जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से किसी न्यूज़ को देखते हैं तो हम फैक्ट्स ऑफ द न्यूज़, थोड़ा एनालिसिस, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। पर जब हम एक PSIR ऑप्शनल के स्टूडेंट होते हुए ये न्यूज़ पढ़ते हैं, हमें एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव अपनाने की ज़रूरत होती है, एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव अपनाने की ज़रूरत होती है टू अंडरस्टैंड कि ये जो इवेंट या अकरिंग हो रहा है इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो थ्योरीज हमें कॉजेस, एक कॉजल फैक्टर डिटर्मिन करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसे भी हम समझ सकते हैं। Very importantly, by understanding both the causal analysis and what the repercussions can be, हम एक probable solution की तरफ भी बढ़ सकते हैं। Right? Now in understanding how the world around is functioning, how to diagnose those problems, how to move towards finding a solution for them, various theories in the subject of international relations हमारे बहुत काम आती हैं। और इसीलिए हम जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है, जिनके लेंसेज को यूज करके हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उन पर्सपेक्टिव्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल एज मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव्स। ये मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव्स वो होते हैं जो कि बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं, काफी शुरुआत से इनका यूजेज हो रहा है और ये डोमिनेंट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग में। 2 मेन स्ट्रीम्स जो थ्योरी पर्सपेक्टिव्स माने जाते हैं स्पेसिफिकली, those are of your liberalism and realism. Now very importantly, while अब ये पढ़ते हुए ये आपने टर्म्स पढ़े होंगे, आपने लिबरलिज्म, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी देखते हैं जो हमारा पेपर 1 सेक्शन A है, वहां पे भी हमने लिबरलिज्म देखा है, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, नियो क्लासिकल लिबरलिज्म। Now importantly, while there are certain overlaps, हमने ये नहीं मान लेना कि लिबरलिज्म एंड रियलिज्म
इन दीज मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एक कंप्लीट कट कॉपी पेस्ट है। इनफैक्ट हम जब क्लासिकल लिबरलिज्म देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दो थ्योरिस्ट के बारे में शुरुआत जिनकी नींव जो है रखी जाती है हॉब्स द्वारा एंड उसके बाद लॉक द्वारा, हम इन दोनों थिंकर्स को देखते हैं। While the Hobbesian analysis will be a part of the realist framework in international relations theory, वहीं पे लॉकियन पर्सपेक्टिव जो है वो लिबरलिज्म के अंदर देखा जाता है, राइट। So there are slight differences from the perspectives as we've seen in political theory. अब इसके अलावा आते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स जो रिलेटिवली न्यूअर है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बेस्ड है on criticizing what we call as the mainstream liberal perspective. Now very critically जो हमारा पहला जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस करते हैं उनमें ग्रेट डिबेट्स की भी बात करते हैं। इनफैक्ट जो ग्रेट डिबेट्स के अंदर पहली ग्रेट डिबेट थी, ये पहली ग्रेट डिबेट भी इसी के कारण हुई थी, द बैटल ग्राउंड बिटवीन लिबरलिज्म एंड रियलिज्म। अब आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने इन सारी ही मेन स्ट्रीम थ्योरीज को जो है क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव्स जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द सेंस कि जैसा वर्ल्ड है उसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं बट कंप्लीटली चीजों को ओवरहॉल नहीं करना चाहते। तो अब इन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स में विच एंडेड अप क्रिटिसाइजिंग बोथ द मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं theories like Marxism, constructivism, post-structuralism, feminism and other such theories. ठीक है, तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? इन्हें हम critical perspectives बुलाते हैं। अब हम अपनी इस लेक्चर के अंदर प्रिडोमिनेंटली किसको देखेंगे? जो हमारा रियलिज्म का मेन स्ट्रीम थ्योरी है हम उसे पढ़ेंगे। उसके अंदर जो है हम पहले जो है स्टडी करेंगे विच इज ऑल्सो रिगार्डेड एज पॉसिबली द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी टुडे। ठीक है, अब रियलिज्म भी जो है एक इकलौती थ्योरी नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे सब डिविजन्स पाए जाते हैं। अब रियलिज्म को हम ऑफन क्या बुलाते हैं? इसको पॉलिटिकल रियलिज्म भी बुलाया जाता है एंड यू नो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये बेसिकली कहते हैं कि हम एक ऐसा अकाउंट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपके सामने रखना चाहते हैं जो कि रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, राइट, डेल्यूजनरी नहीं है, राइट। ये कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विशिंग एंड थिंकिंग एंड दिस वाज द ग्रेट डिबेट आल्सो। दे सेड जो आइडियलिज्म है जो कि लिबरलिज्म का पार्ट है, जो कि कहता है हाँ जी वर्ल्ड में पीस पॉसिबल है, देशों के अंदर फ्रेंडली रिलेशंस हो सकते हैं, ये कहते हैं विशफुल थिंकिंग है, डेल्यूजन है। एक्चुअल में स्टेट्स के अंदर हमेशा जो है एक कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप होता है एंड इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है इसके बारे में हम सोचना चाहते हैं, राइट। सो अवे फ्रॉम मॉरलाइजिंग एंड विशफुल थिंकिंग, दिस इज व्हाट ग्लोबल पॉलिटिक्स इज अबाउट, विच इज अबाउट रियलिज्म के जो मेन हम आइडियाज देखेंगे आगे, इट इज अबाउट पावर एंड साथ ही में इट इज अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट। एंड ये दोनों ही चीजें ये आइडियलिज्म की विशफुल थिंकिंग से बहुत ज्यादा परे हटके हैं, राइट। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हम अब एक पावर पॉलिटिक्स मॉडल जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो सामने रखना चाहते हैं। अब इसके अंदर भी सब डिविजन है, 3 मेन स्कूल्स है जिनकी हम बात करते हैं, विच इज क्लासिकल रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, राइट। न्यू रियलिज्म के आगे देन देयर आर 2 सब कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म एंड लास्टली इन दोनों के बाद जो आया वाज न्यू क्लासिकल रियलिज्म, राइट। सो थ्योरिस्ट लाइक मॉर्गेनथाउ, E.H. कार, ये सब एसोसिएटेड होंगे क्लासिकल रियलिज्म के साथ। देन थ्योरिस्ट लाइक केनेथ वॉल्ट्ज, मीयरशाइमर, ये सब न्यू रियलिज्म की कैटेगरी में आएंगे। वहीं पे पीपल लाइक स्टीफन वॉल्ट हो गए, रैंडल श्वेलर हो गए, जकारिया हो गए, ये सब न्यू क्लासिकल रियलिज्म स्कूल के अंदर जो है माने जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट कि ये रियलिज्म क्या ये एक सिर्फ मॉडर्न फिनोमेना है या इसकी रूट्स जो है इससे भी पहले की आती हैं। तो रियलिज्म जो है नॉट जस्ट इन द 20th सेंचुरी बल्कि एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट एंड मिडीवल एंड अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर भी देखा
जा सकता है, राइट। जो इसकी रूट्स हैं इन्हें हम वहां पे भी देख सकते हैं, राइट। नाउ दिस रियलिस्ट मॉडल पर्टिकुलरली वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ अ रियलिस्टिक ह्यूमन नेचर, कि हम ह्यूमंस भी ऐसे ही हैं, है ना। हमने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी, हमने पावर की बात करी, तो हमने देखा है दैट इवन व्हेन इट कम्स टू पीपल, अगर हम हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने भी यही बोला था, राइट, कि पीपल सेल्फिश है, पावर सीकिंग है, राइट, फियर एक ड्राइविंग फोर्स है। तो इसीलिए अब हमें शुरुआत की रूट्स ऑफ रियलिज्म को देखने की जरूरत है। ना रूट्स आ रही है सबसे पहले एंशियंट थॉट से, स्टार्टिंग फ्रॉम थूसिडाइडस का थॉट, राइट। सो थूसिडाइडस जो है वन ऑफ द प्रोमिनेंट ग्रीक रियलिस्ट थिंकर्स में से एक जो है ये माने जाते हैं, और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है विच इज कॉल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, जो कि रियलिज्म की रूट्स का एक हिस्सा माना जाता है। इनफैक्ट विद इन this history of Peloponnesian War as well, there is something called the Melian Dialogue, right? इस टेक्स्ट के अंदर इनका जो रियलिस्ट प्रेमाइस है वो जेन्युइनली छलक के आता है। अब यहां पे भी इन्होंने यही कहा था, थूसिडाइडस ने क्या कहा था, इन्होंने बोला कि देखिए ये जो पावर पॉलिटिक्स है ना, ये एक लॉ है। लॉ किसका? ह्यूमन बिहेवियर का। हमारा ह्यूमन बिहेवियर ही जो है ये ऐसा है जो कि परस्यूट में लगा हुआ है ऑफ पावर। तो एक एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर है, एंडलेस डिजायर फॉर पावर है। सो दिस नीड टू फॉलो सेल्फ इंटरेस्ट जो एक फंडामेंटल नेचर है ह्यूमंस की, जिसके कारण पावर पॉलिटिक्स जो है निकल के आ जाती है। इसी के साथ साथ उन्होंने ह्यूमन नेचर के ऊपर तो फोकस किया ही किया, साथ ही साथ में उन्होंने और चीजों के ऊपर भी नजर डालने की कोशिश की, पर्टिकुलरली व्हेन ही टॉक्स अबाउट व्हाट वी कॉल इज और व्हाट वी रिगार्ड एज इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो उस दौरान का इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या था? उस दौरान का इंटरनेशनल एनवायरनमेंट था यही ग्रीक सिटी स्टेट्स, जिनके बीच में जो है लड़ाइयां चलती रहती थी, राइट। तो अब इन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देखो पेलोपोनेशियन वॉर के अंदर क्या हो रहा था, इन्होंने बोला कि देखो जैसे जैसे एथेंस जो है ना, एथेनियन पावर जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जो स्पार्टन्स थे जो कि ऑल्सो एक पावरफुल स्टेट थे, अब उनके बीच में फियर कॉज हो रही थी, जिसके कारण वो कहते अब वो उनको आगे निकलना नहीं देना चाहते थे। तो अब यहां पे किसकी बात आ गई थी? कहते स्पार्टा के नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, उनके सर्वाइवल की, कि कहीं ये एथेंस जो है हमसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना निकल जाए। एंड दैट इज व्हाई ड्रिवन बाय दैट नेशनल इंटरेस्ट स्पार्टा कहते नेसेसरी हो गया था कि अब हम जो है वी विल हैव टू गो एट वॉर। Why? So as to curtail any sort of threat जो कि एथेंस पोज कर रहा है। वहीं पे एथेंस को भी यही लगा कि देखिए हमने भी परस्यू करना है पावर, अगर हम अपने एम्पायर को बचाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो भी इसी एक्ट के अंदर जो है इंडल्ज करने लग गए। एंड इसी के कारण जो है गिवन दिस सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी जो कि प्रिवेल कर रही थी ड्यूरिंग दिस इंटायर पेलोपोनेशियन वॉर एंड द कॉम्पिटिशन बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, दिस लेड टू दिस पेलोपोनेशियन वॉर एज वेल, व्हिच इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ रियलिज्म एट प्ले। देन मैकियावेली और इनकी प्रिंस जो है एक ग्रेट एग्जाम्पल है ऑफ व्हाट वी कॉल एज रियलिज्म। अब मैकियावेली की जो द प्रिंस है, ये हम कहते हैं एक सबसे बड़ी क्रॉनिकल है ऑन सेल्फ इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज ऑल दैट मैटर्स, राइट। मैकियावेली के लिए मॉरल मीन्स, थिंकिंग अबाउट रिलीजियस मीन्स टू फॉलो, एंश्योरिंग कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं, कहते हैं ऑल ऑफ दिस डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज एंड्स। हमने अपने स्टेट का सर्वाइवल, अपनी स्टेट की पावर ये इंश्योर करनी है, एंड जो प्रिंस है, जो लीडर है, उन्होंने ऐसे स्टेप्स उठाने हैं, राइट, जैसे कि कौटिल्य ने भी बोला था। कौटिल्य को भी आप एक एंशिएंट एग्जाम्पल मान सकते हैं, राइट, कि साम दाम दंड भेद। चलिए कौटिल्य में तो फिर भी एक ओवरआर्चिंग आइडिया ऑफ धर्म जरूर एग्जिस्ट करता था, बट मोर और लेस उन्होंने भी बोल दिया था दैट नो मैटर व्हाट द मीन्स अडॉप्टेड, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू एंश्योर स्टेट सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट मैटर्स।
एंड यही निकल के आता है हॉब्स की लेवियाथन में भी, जहां पे उन्होंने ये सारा जो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वायलेंस थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, ही बॉइल्ड इट डाउन टू द ह्यूमन नेचर, अ पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, वेयर ही सेड ह्यूमन की नेचर ही ऐसी है, राइट? दे आर सेल्फिश, दे आर पावर हंग्री, दे आर फियरफुल, राइट, एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू वन अप वन अनदर, राइट? जिसके कारण ये जो ग्रीड ऑफ पावर है, ये लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर को नास्टी, पुअर, ब्रूटिश और शॉर्ट बना देती है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी दैट प्रिवेल्स हियर. In fact, such a thing was also put forward by Rousseau in his work The State of War, जहां पे अब इन्होंने एक स्लाइड चेंज किया. थुसिडाइडस टिल हॉब्स, हमने बात की थी ना, 3 स्कूल्स की हम बात कर रहे थे. तो क्लासिकल रियलिज्म, जो कि हम आगे चल के देखेंगे, जो कि ह्यूमन नेचर, अब हम कौन है? ह्यूमंस हु आर कंपोजिंग ऑल दी स्टेट्स. ह्यूमन नेचर को मेन रीजन बताता है व्हाई स्टेट्स बिहेव इन द सेम सेल्फिश, पावर हंग्री मैनर, बिकॉज दिस इज हाउ ह्यूमन नेचर इज. नाउ इन रूसो's thought we will find roots to what we call is neo-realism और स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जहां पे स्टेट ऑफ वॉर के अंदर है ना. रूसो ने तो क्या बोला था? रूसो ने बोला था देखिए हम लोग तो स्टेट ऑफ नेचर में नोबल सैवेजेस होते थे, ये तो प्रॉपर्टी जैसी चीज ने हमें बिगाड़ दिया. तो इसीलिए अब रूसो क्या बोलेंगे कि ये ह्यूमन नेचर नहीं है, बल्कि अनार्किज्म जो कि प्रिवेल करता है ड्यू टू अ लैक ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी व्हिच कॉजेस फियर, जेलसी एंड इनसिक्योरिटी अमंगस्ट people, amongst humans, causing this sort of conflict and war. ठीक है, तो ये एक नई एडिशन थी जो कि रूसो ने प्रोवाइड की. तो इस तरह से जो ओल्डर एंटीसीडेंट्स है, रूट्स ऑफ रियलिज्म है, वो हमें देखने को मिलती है. नाउ एज वी रिमार्क्ड अपॉन दैट इट्स नॉट जस्ट वन रियलिज्म बट इन फैक्ट मल्टीपल स्कूल्स ऑफ रियलिज्म्स जो कि इनके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल, न्यू रियलिज्म एंड न्यू क्लासिकल रियलिज्म्स. बट उसके बाद भी डिस्पाइट देम बीइंग 3 सब स्कूल्स, व्हाई आर दे इंट्रिंसिकली क्लब्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ रियलिज्म, राइट? मतलब देयर शुड बी सर्टेन कोर वैल्यूज जो कि इन सारे स्कूल्स के अंदर कॉमन है. तो यस, एब्सोल्युटली देयर आर सर्टेन कोर टेनेट्स, कोर वैल्यूज व्हिच आर इंट्रिंसिक टू ऑल स्कूल्स ऑफ रियलिज्म, जिसके कारण ये इसी अम्ब्रेला कैटेगरी के अंदर आते हैं. नाउ व्हाट आर दीज कोर टेनेट्स? सबसे पहले इज व्हाट वी कॉल द आइडिया ऑफ स्टेटिज्म. ये सबसे पहला एलिमेंट है जहां पे स्टेट्स को हम सबसे बड़ा एंड इंपॉर्टेंट प्राइमरी यूनिट जो है मानते हैं ऑफ द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, कि स्टेट्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है. बाकी चाहे फॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस आते रहे जाते रहे, चाहे ये प्राइवेट बॉडीज हो, चाहे ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, ऑल ऑफ दिस इज सेकेंडरी. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस आइडिया ऑफ स्टेट जो कि एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो स्टेट्स जो है प्राइमरी एलिमेंट्स है और इन स्टेट्स ने क्या करना है? इन स्टेट्स ने अपनी पावर को बढ़ाना है, इन स्टेट्स ने अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है, राइट? तो स्टेट्स ने अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना है, इन नेशनल इंटरेस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सर्वाइवल का, राइट? तो स्टेट्स एज प्राइमरी यूनिट्स सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ये. देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन स्टेट्स ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करना है और इन नेशनल इंटरेस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सर्वाइवल का. हम कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो इसी तरह स्टेट्स के लिए भी ये जरूरी है कि हमने अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है बाय एनी मींस पॉसिबल. Now, very importantly, they say that because there is so much tension, there is so much rivalry, there is so much greed, there is so much insecurity, इसके कारण you cannot rely on anyone, right? हर स्टेट अपने आप पे ही आपने रिलाय करना है अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए. तो सेल्फ हेल्प इनका तीसरा टेनेट हो गया. अब कितने सारे एग्जांपल्स यहां से निकल के भी आते हैं ना. अगर हम बात करें कि देखिए यूक्रेन को जब शुरुआत में जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ था, तब हम कहते कि यूक्रेन के पास भी जो है कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे. तो इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर कर दिया एंड रशिया बिकेम द ओनली न्यूक्लियर सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर. एंड बाद में यूक्रेन ने कहा कि
कि ठीक है हम कोई न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है परस्यू भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अश्योरेंस दी गई थी यूक्रेन को कि आप टेंशन मत ले, आपकी सिक्योरिटी, आपके सर्वाइवल को अगर कभी भी खतरा आया, वी आर देयर टू हेल्प यू। सिमिलर थिंग इज समथिंग दैट नेटो आल्सो सेड, राइट? नेटो अपने आप को एक्सपैंड करता जा रहा था एंड यूक्रेन को भी अपने अंदर लेना चाहता था कि तुम चिंता मत करो, हम हैं यहाँ, हम हैं यहाँ। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जब रशिया ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना एक अग्रेशन दिखाया तो नेटो ने फोर्सेस ऑन ग्राउंड नहीं भेजी, राइट? मैक्रोन जो है अभी भी बोल रहे, कहते हमें भेजनी चाहिए, बट बाकी यूरोप स्पेशली जर्मनी कहता हम नहीं पढ़ना चाहते इसमें, क्योंकि ये वॉर कितनी लंबी खिंच जाए हमें नहीं पता। तो अब एक क्लियर एग्जाम्पल हो गया कि सर्वाइवल के लिए आप किस पे रिलाई कर सकते हो? आप सिर्फ अपने आप पे रिलाई कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। Now within these schools जो सबसे पहले आता है 20th century में, that is what we call is the classical school of realism। ठीक है, अब very importantly इनका ये मानना था, ठीक है, कि अब आइडियलिस्ट जो थे ना, इन्होंने कहा था कि अच्छा हमने देख ली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट अब चिंता मत कीजिए, अब दोबारा वर्ल्ड वॉर नहीं आएगी, हम जो है इंस्टीट्यूशंस लाइक लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे जो कि वॉर को अवॉइड कर ले। एंड रियलिस्ट ने इन्हें वार्न किया था कि आप ये जो सोच रहे हो ना, ये बहुत ही मॉरल थिंकिंग है, ऐसा नहीं होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद द ब्रेकआउट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड रियलिस्ट स्कॉलर्स ने बोला, लुक नाउ वी आर प्रूव्ड करेक्ट, राइट? सो हियर पीपल लाइक स्कॉलर्स लाइक न्यूबर, हैंस मॉर्गेनथाउ, पीपल लाइक E.H. कार, ये सारे सामने निकल के आए जब ये बात करते हैं और व्हाट वी कॉल 20th सेंचुरी क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हमने स्टेट क्राफ्ट के अंदर समझना है, राइट? E.H. कार जो थे, E.H. कार का एक बहुत प्रोमिनेंट काम था विच वाज कॉल्ड द 20 years क्राइसिस दैट केम बिटवीन वर्ल्ड वॉर I एंड वर्ल्ड वॉर II। एंड इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जो लीडिंग फिगर्स थे ऑफ द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, राइट? और इन्होंने कहा कि इन्होंने विशिंग को प्रिवेल करने दिया है थिंकिंग के ऊपर। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि पावर कितना क्रिटिकल एलिमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जिसके कारण द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकेम पॉसिबल, इट ऑलमोस्ट बिकेम इनएविटेबल, राइट? अब इन्हीं के ऊपर आता है हैंस जे मॉर्गेनथाउ का काम, हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट थिंकर्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, एंड जिनका काम जो है पॉलिटिक्स अमंग्स नेशंस, ये ऑलमोस्ट एक बाइबल ऑफ क्लासिकल रियलिज्म की तरह रिगार्ड किया जाता है। अब हैंस मॉर्गेनथाउ का जो काम है, दिस वाज अगेन बेस्ड ऑन, जैसे हमने एंशिएंट रूट्स देखी है, और ह्यूमन नेचर। He said that to understand how states behave and why this leads to conflict and insecurity, one has to go back to human nature, which is the best explanation for the same. He says that when you look at the struggles जो कि चल रही हैं, power struggles चल रही हैं states के बीच में, 3 basic forms of behavior या pattern निकल के आते हैं। The first is what we call as status quoism. That is, एक स्टेट जिसने प्री एमिनेंस पा ली है, वो अपनी पावर को मेंटेन करके रखना चाहता है। तो अब हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर यूएस का बिहेवियर देखते हैं, यूएस जो कि एक हेजेमन है, काफी टाइम से ये बातें चल रही है कि यूएस इज अ हेजेमन इन डिक्लाइन, है ना? इकोनॉमिक रिसेशन ये सफर कर रहे हैं। सिमिलरली इन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम इराक, इनफैक्ट इराक वॉर में भी ये एक चीज है, आप हमेशा याद रखना, जस्ट बिकॉज क्लासिकल रियलिस्ट टॉक अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ वॉर, कि स्टेट्स के बीच में हंकी डोरी रिलेशनशिप्स नहीं हमेशा एग्जिस्ट कर सकते, बिकॉज ह्यूमन नेचर है, सेल्फिश है, पावर हंग्री है, इसलिए वॉर जो है हो जा सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि ये वॉर मॉन्गरर्स हैं। इनफैक्ट रियलिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि वॉर में जाने से पहले एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप किसे परस्यू कर रहे हो? नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हो। तो आपने ये सोचना है, समझना है, वॉर्स फॉर द हेक ऑफ इट तो हम नहीं लड़ रहे, वॉर हम किसी पर्पस के लिए लड़ रहे। वॉर किस पर्पस के लिए लड़ रहे? अपना सर्वाइवल, अपना नेशनल इंटरेस्ट बचा के रखने के लिए। इसलिए इनफैक्ट रियलिस्ट आर often against aggressive foreign policy and at times इन्होंने वॉर को अपोज भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब यूएस was going out on this war on terror,
realist scholars were some of the most important scholars who came out and said, देखिए आप ये जो वॉर कर रहे हैं ना, ये उल्टी पड़ जाएगी, ये आपके नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर करने की जगह उल्टा हार्म करेगी. इनफैक्ट अगेन हम आगे चल के भी देखेंगे, नॉट जस्ट क्लासिकल रियलिस्ट बट इनफैक्ट इवन न्यू रियलिस्ट लाइक जॉन मेयरशाइमर हैव रिपीटेडली वार्न्ड यूएस, राइट. अगेन मेयरशाइमर ने इवन अबाउट द यूक्रेन क्राइसिस यही कहा है दैट दिस इज अ वॉर विच इज मेड आउट ऑफ द मिस्टेक्स दैट यूएस हैज डन प्रीवियसली, जिसके कारण ये वॉर छिड़ रही है, राइट. सो इसीलिए अब पहली चीजें क्या कहते थे, 3 बेसिक पैटर्न में सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने, अगर आप एक स्टेटस को इस पावर हो, आप अपने पावर को मेंटेन करके कैसे रखना चाहते हो. दैट इज व्हाई यूएस जो है अब इंगेज कर रहा है बहुत सारी कंट्रीज के साथ टू सॉर्ट ऑफ लिमिट बोथ रशिया एज वेल एज चाइना. तो रशिया को लिमिट करने के लिए नेटो का यूजेज, एंड वहीं पे चाइना को लिमिट करने के लिए क्वाड, ऑकस जैसी ग्रुपिंग्स का यूज. देन वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज इंपीरियलिज्म, जहां पे एक पावर जो है अपने आप को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है और इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस जो है वो रखना चाहती है. अब रशिया इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द सेम, राइट. हम यही कहते हैं कि पुतिन क्या है, पुतिन हार्बर कर रहे हैं ड्रीम्स ऑफ यूएसएसआर, है ना. पुतिन ने बोला था कि भैया देखिए 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर, एंड नाउ ही वांट्स टू रीमॉडल रशिया इनटू दिस न्यू फॉर्म ऑफ यूएसएसआर. अपने आप को और एक्सपैंड करना चाहते हैं और अपने बैकयार्ड को नेटो से बचा के रखना चाहते हैं, जिसके कारण ही इज ऑल्सो इंडल्जिंग इन द वॉर ओवर यूक्रेन. Then there is very importantly demonstration of power also, which is in the form of प्रेस्टीज, कि हम बताना चाहते हैं कि देखिए हमसे कोई भिड़ नहीं सकता है. तो इनफैक्ट रशिया का एग्जाम्पल इस प्रेस्टीज में भी देखा जा सकता है, राइट. दैट इफ से यू अग्री विद पीपल लाइक मेयरशाइमर, जो कि बोलेंगे कि रशिया शायद अपने आप को बढ़ाना भी नहीं चाहता, बट रशिया बस इंश्योर करना चाहता है मेरे बैकयार्ड के अंदर ना घुसे, राइट. तो यहाँ पे अब वो क्या करना चाहते हैं, अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, अपनी प्रेस्टीज को दिखाना चाहते हैं, ताकि दूसरे उनके अफेयर्स में मेडल ना करें. इंपीरियलिज्म में वहीं पे से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इवन चाइना का, जो कि BRI के थ्रू अपनी एक्सपेंशन, अपने फुटप्रिंट को और बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जिस तरह से इजराइल इंडल्ज कर रहा है इन लिटरली थ्रोइंग आउट द आइडिया ऑफ पैलेस्टीन इटसेल्फ, राइट. तो ये 3 बेसिक पैटर्न्स ऑफ पावर देखी जाती है अमंग्स द स्टेट्स. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये समझने के लिए कि पॉलिटिकल रियलिज्म किस तरह से काम करता है इन द वर्ल्ड, मॉर्गनटाउ ने 6 जो है पॉलिटिकल रियलिज्म के प्रिंसिपल्स आगे रखे, जिनके बेसिस पे उन्होंने कहा जो आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट है वो कैरी आउट होना चाहिए. The first he says is politics is actually governed by what? Objective laws. So almost scientific laws जिनकी roots किसमें? Human nature में. So to understand state behavior, one has to go back to human nature, right? So as we've seen during Thucydides, as we've seen during Machiavelli, as we've seen during Hobbes, that because there is a pessimistic view of human nature, the states are also bound to behave in a similar manner. Now they said in international politics, when you look at the measure of the concept of national interest, ये measure क्या है, ये सबसे important concept क्या है, that is power. If power is increasing, that means मेरा national interest जो है वो भी safeguard हो रहा है. वेरी इंपॉर्टेंटली इनका कहना था कि ये जो कुछ कोर नेशनल इंटरेस्ट है ये अक्रॉस टाइम कंसिस्टेंट रहते हैं, राइट. बाकी चीजें चाहे बदल जाए, इंडिया के लिए अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करके रखना, अपने बाउंड्रीज को इंटैक्ट रखना, किसी भी तरह से अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, ये कंसिस्टेंट है. चाहे ये 1947 हो या फिर आज का साल हो, ये चीज जो है कंटिन्यूसली आगे बढ़ती गई है. Then very importantly, they say that while universal moral principles might be great things to listen about, talk about at international institutions, in dialogues, in bodies, ये गाइड नहीं करते हैं स्टेट के बिहेवियर को. स्टेट की बिहेवियर जो है इज गाइडेड बाय देयर नेशनल इंटरेस्ट. हाउएवर इसका ये मतलब नहीं है दैट स्टेट्स आर्ट अवेयर ऑफ द मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्शन. दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सेम, बट ये करेंगे वही जो कि इनके इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. अगेन हम देख सकते हैं कि इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, राइट, अब हम यही बोल रहे हैं द मिथ ऑफ लिबरलिज्म हैज बीन ब्रोकन. व्हाई? कि ओवर 30,000 सिविलियंस किल्ड, women,
चिल्ड्रन, राइट, इन सबको आपने विक्टिम्स बनाया है और आप ये जो ह्यूमन राइट्स की बात करते रहते हैं, यू हैवंट डन इनफ. यू आर द पीपल हु बीन सप्लाइंग, यूएस वाज द कंट्री सप्लाइंग वेपन्स टू इजराइल, राइट. तो अब क्या है, यूएस अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर कर रहा है. हाउएवर इट इज अवेयर ऑफ द मॉरल प्रिंसिपल्स, राइट. जो स्विच आता भी है दैट इज टू इंश्योर कि अच्छा अब ये टू मच हो गया है, तो अब इसके बाद हमारी जो हेजेमनी उसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसलिए अब हम टेम्पररी सीज फायर की बात करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन की बात करने की कोशिश करते हैं. बट मोरालिटी इज आउट ऑफ द बॉक्स व्हेन वी लुक एट नेशनल इंटरेस्ट. देन वेरी इंपॉर्टेंटली दे सेड दैट जब हम मोरालिटी की भी बात करते हैं ना, यूनिवर्सल मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. मॉरल एस्पिरेशंस आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर नेशन. कोई मॉरली कोई यूनिवर्सली अग्रीड सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है जो कि सारी कंट्रीज फॉलो करें, राइट. सो फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं कि चाइना के अंदर है मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, है ना. वो कहते हैं कि भैया हम तुम सबसे बेटर है ना. सो वी शुड बी द ग्लोबल पावर, वी शुड बी द ग्लोबल हेजेमॉन, तुम कौन हो, right? Now these moral aspirations can be very different from the Western liberal democratic aspirations which are probably guiding Western European countries or say Scandinavian countries, right? तो ऐसे कोई universally agreed moral principles exist नहीं करते हैं. Then very importantly political sphere, ये क्या कहते हैं, एक autonomous sphere है. मतलब in understanding international politics वी हैव टू क्वेश्चन कि ये जो पॉलिसी मैं बना रहा हूं, ये जो मैं स्टेप ले रही हूं, ये पावर ऑफ द नेशन को कैसे इंपैक्ट करती है. मुझे कोई लेना देना नहीं है इसका बाकी स्फेयर में क्या चल रहा है. पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल स्फेयर इज ऑटोनॉमस एंड इसकी पावर मेंटेन करने के लिए मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे जो पॉसिबली बुरी रेपरकशंस बाकी स्फेयर में लाए, बट मेरे नेशनल इंटरेस्ट एंड सर्वाइवल को यहां पे जरूर इंश्योर करने की कोशिश करेंगे. एंड दिस इज वाई क्लास जो ये रियलिज्म है इसको ऑफन एमोरल भी माना जाता है, राइट. बिकॉज ये ह्यूमंस को एज दिस पावर सीकिंग क्रीचर्स देखता है, बिकॉज ये कहता है कि देखिए एथिकल कंसिडरेशंस को दूर रखिए जब आप फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, बिकॉज यहां पे सिर्फ पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट जो है ये जरूरी है, बाकी चीजें जो है पीछे रखी जा सकती है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली वाइल क्लासिकल रियलिज्म वाज इंपॉर्टेंट, ओवर टाइम जो है पर्टिकुलरली 1970s ऑनवर्ड्स रियलिज्म के स्कूल के अंदर एक चेंज आई. वेरी इंपॉर्टेंटली हम इन माइंड मैप से सिर्फ रियलिज्म के स्कूल्स को वेरी क्विकली डिस्कस करना चाहते हैं, राइट. इनका क्रिटिसिज्म एटसेट्रा वो सब डिटेल्ड वीडियोस में अगर आप देखेंगे, वापस जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, वहां पे पढ़ाया गया तो आप उसको देख सकते हैं. अब 1970s के अंदर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जिसके थ्रू एक ब्रेक आ जाती है बिटवीन व्हाट इज कॉल्ड एज न्यू रियलिज्म एंड व्हाट वाज रिगार्डेड एज अर्ली और ट्रेडिशनल रियलिज्म जो कि हमारा क्लासिकल रियलिज्म था. और इस चेंज को लाती है केनेथ वॉल्ट्ज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इन द फॉर्म ऑफ द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राइट. तो अब इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं जो क्लासिकल रियलिज्म है, जो ट्रेडिशनल या फिर अर्ली फॉर्म ऑफ रियलिज्म है, इसको इन्होंने क्या बुलाया, इसको इन्होंने बोला ये एक इनसाइड आउट थ्योरी है. इनसाइड आउट थ्योरी का क्या मतलब हुआ कि अंदर का जो एलिमेंट है, स्टेट्स आर कंपोज्ड ऑफ ह्यूमंस एंड जैसी ह्यूमन नेचर वैसा स्टेट, राइट. तो ये क्या होगी, इनसाइड आउट थ्योरी हो गई, राइट. सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि लेट्स लुक एट अ जेनेरिक एग्जांपल, राइट. ऑफन पीपल सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स कि मेरा एक्ने हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया. सो लॉट ऑफ डॉक्टर्स विल से कि आप ऊपर तो बड़ी महंगी क्रीमें ये वो सब लगा लें, बट व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड द बॉडी दैट मैटर्स इवन मोर, राइट. तो मतलब अगर आपका अंदर से सिस्टम खराब है तो वो बाहर भी झलकेगा. इफ यू ईट वेल बाहर से भी ठीक रहेगा, राइट. सो इफ यू ईटिंग अ हेल्दी डाइट बाहर भी आपकी स्किन चमकती रहेगी. तो अब ये क्या, ये इनसाइड आउट थ्योरी है कि अंदर जो हाल है, राइट, वही इंपैक्ट कर रहा है बाहर भी. इसके नाउ ऑपोजिट केनेथ वॉल्ट्ज ने क्या बोला, ये लेके आए अपने स्ट्रक्चरल रियलिज्म को या नियो रियलिज्म को, जो कि आउटसाइड इन थ्योरी जो है मानी जाती है. बेसिकली केनेथ वॉल्ट्ज ने 3 लेवल ऑफ एनालिसिस जो है वो प्रेजेंट किया, एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड देन एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. एंड उन्होंने कहा कि ये जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है ये इंपैक्ट करता है स्टेट्स को, राइट. सो अब इसी का उल्टा एग्जाम्पल ले लो, है ना, कि हमने बोला कि हाँ जी डाइट्स एटसेट्रा बहुत जरूरी है और वही झलक रहा है आपके स्किन पे आउटसाइड.
अब इसका एक ऑपोजिट एग्जाम्पल हो गया कि आप से दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, बहुत पोल्यूशन है, पानी खराब है, बहुत बुरी हालत है, राइट। तो बाहर का इन्वायरमेंट बहुत खराब है जिसके कारण आपकी स्किन खराब हो रही है। अब ये क्या हो गई, ये आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है इज इंपैक्टिंग योर स्किन, तो अभी एक आउटसाइड इन थ्योरी हो गई। तो इसी तरह से इन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म को भी कंपोज किया, राइट, जहां पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि देखिए इंडिविजुअल्स हमें समझ में आता है, हाँ जी हो सकते हैं सेल्फिश, पावर सीकिंग, सो ऑन सो फोर्थ, बट यही सेल्फिश जो इंडिविजुअल्स हैं इनसे स्टेट की कैटेगरी भी बनती है। बट व्हेन वी लुक एट स्टेट्स डोमेस्टिकली, राइट, जैसे इंडिया भी एक स्टेट है, इसका ये मतलब नहीं इंडिया के अंदर कंप्लीट केओस है, अनार्की चल रही है, नहीं, इंडिया में तो ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर डिटर्मिन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसी एक फॉर्म से जो है काम किया जा रहा होता है। हाँ जी वेरी कर सकता है, यहाँ पे भी जो है लॉ ब्रेकिंग होती है, वायलेंस होती है, बट उसे कर्टेल कर देते हैं स्टेट, राइट। अगर हम स्कैंडिनेवियन स्टेट्स देखें, राइट, स्टेट्स के अंदर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर। ये क्यों पॉसिबल है, ये कहते हैं पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ हायरार्की इन द डोमेस्टिक स्फीयर, जिसके थ्रू ये इंश्योर कर पाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को विद इन द स्टेट, राइट। देयर इज अ कंफर्म्ड हायरार्की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी वो हमें बता देती है कि सबसे ऊपर हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, फिर चलिए स्टेट की गवर्नमेंट है, फिर बहुत सारी लोकल बॉडीज हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गाइड कर रहा है पूरे के पूरे लॉ मेकिंग प्रोसेस को, किस तरह से कंट्री ने फुलफिल करना है, और हमारी जो गवर्नमेंट है ये इसे ढंग से चला रही है थ्रू इट्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ जो हमारी वेरी इंपॉर्टेंटली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हो गई। हाउएवर जब हम इंटरनेशनल स्फीयर की तरफ आंखें जो है टर्न करते हैं, वहां पे ये हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे क्या है, अनार्की है। Why? बिकॉज सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो लाइक यूनिट्स हैं, कोई एक ओवर आर्चिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि स्टेट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट से एग्जिस्ट करती है, जो कि मॉनिटर बन के सबको कंट्रोल कर सके। एंड क्योंकि एक ओवर आर्चिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर इंटरनेशनल स्फीयर जो है एक स्टेट ऑफ नेचर बन जाता है, which leads to conflict and tensions at the level of global politics. राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली कहते हैं सारे स्टेट्स क्या है, ये सेपरेट यूनिट्स है, ऑटोनॉमस है कि ये मैं वो करूंगा जो कि मेरे को सूट करता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर्मली इक्वल पॉलिटिकल यूनिट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हम ये नहीं कह रहे कि सारे स्टेट्स की कैपेबिलिटी सेम है, नहीं, स्टेट्स की कैपेबिलिटी वेरी कर सकती है, बट स्टेट्स इन देयर फॉर्मल स्ट्रक्चर आर इक्वल यूनिट्स। तभी हम जब बात करते हैं जनरल असेंबली की यूएन के अंदर, हमने सारे स्टेट्स को एक एक वोट दिया गया कि फॉर्मली आप सब सेम है हमारी आंखों में। सारे स्टेट्स के पास टेरिटरी है, सारे स्टेट्स के पास लोग हैं, सारे स्टेट्स के पास गवर्नमेंट है, सारे स्टेट्स के पास सॉवरेनिटी है, तो ये फॉर्मली इक्वल पॉलिटिकल यूनिट्स है, जिसके कारण अब क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प निकल के आ जाता है कि देखिए हमने अपने आप को ही तैयार करके रखना है इस अनार्की की सिचुएशन से बचने के लिए, तो सेल्फ हेल्प में हमने इंडल्ज करना है, अपने आप को हमने स्ट्रेंथन करना है, अपनी एबिलिटीज जो है हमने बढ़ानी है। Now, while states may be formally equal units, states in capability जरूर वेरी करते हैं। कई states are more powerful economically, कई states कम है, कई states के पास मिलिट्री जो है, वेपन्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं डिफेंस के अंदर, दूसरों के पास कम हो सकते हैं। अब यही बिकॉज कोई ओवर आर्चिंग अथॉरिटी नहीं है, स्टेट्स वेरी कर रहे कैपेबिलिटीज में, इस कारण स्टेट्स के बीच में एक सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सस्पिशन आ जाता है, राइट। वी डोंट नो व्हाट द अदर वन इज थिंकिंग, right, which leads to a situation of what we call as security dilemma. Now, very importantly, we also say that states are more concerned about improving their position vis-a-vis others, right? कि suppose अब सारे न्यूक्लियर पावर्स हो सकते हैं, but within this nuclear powers also न्यूक्लियर कंपटीशन चलता रहता है, किसके पास ज्यादा आर्सेनल है, कौन जो है किसके पास जो है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, राइट, किसके पास जो ऐसी मिसाइल्स है जो कि और लॉन्गर डिस्टेंस जो है कवर कर सकती हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एब्सोल्यूट गेन्स बट रिलेटिव गेन्स, कि पावर तो मुझे चाहिए बट मैं इससे भी खुश नहीं कि सबके पास पावर आ जाए, मेरी पावर दूसरे स्टेट की पावर से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। सो ये तीन चीजें ऑफ सेल्फ हेल्प, सिक्योरिटी डिलेमा एंड रिलेटिव गेन्स मेन स्टे बन जाती हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म का। अब इसी के अंदर नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट फॉर स्ट्रक्चरल रियलिज्म बट इन फैक्ट इवन फॉर क्लासिकल रियलिज्म। हमने सेल्फ हेल्प की बात की, अब सेल्फ हेल्प के थ्रू हम इंश्योर क्या करना चाहते हैं, राइट,
हम इंश्योर करना चाहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, कि किसी भी एक स्टेट को इतना पावरफुल ना बनने दे कि वो सबके ऊपर जो है डोमिनेंट बन जाए। हम किसी तरह से उन्हें बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रियलिस्ट, अचीविंग दिस बैलेंस ऑफ पावर वाज इन फैक्ट अ रिजल्ट ऑफ प्रूडेंट स्टेटक्राफ्ट। सो जो लीडर्स है, राइट, लीडर्स कितने श्रूड हैं, कितने ज्यादा स्मार्ट है, वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट उनका यही कहना था कि वर्ल्ड वॉर 2 भी इस कारण ब्रेकआउट हुई बिकॉज जो लीडर्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप थे वो इस बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन नहीं कर पाए इन ट्राइंग टू बैलेंस आउट द राइजिंग जर्मनी अंडर हिटलर। वहीं नियो रियलिस्ट का कहना है कि बैलेंस ऑफ पावर इज इन फैक्ट अ प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज अमंग्स द स्टेट्स, कि कितने स्टेट्स के पास कितनी कैपेबिलिटीज हैं एंड किस हद तक ये अवेलेबल है। एंड ये निकल के आता है इन व्हाट वी कॉल इज द पोलैरिटी थीसिस, राइट। इस पोलैरिटी थीसिस के अंदर जो है उन्होंने बात की। पोलैरिटी क्या होता है? बेसिकली हमें पोल्स पता है। अब पोलैरिटी कहता है कि एक सिस्टम के अंदर कितने पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। पोल्स का क्या मतलब है कि कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। जितने सिग्निफिकेंट एक्टर्स, उस हिसाब से पूरा सिस्टम शेप होता है और ये इंपैक्ट करता है बिहेवियर ऑफ बाकी एक्टर्स एंड किस तरह से सिस्टम जो है फंक्शन करेगा, वर्क करेगा, राइट। ये पोलैरिटी का मतलब होता है, राइट। सब सिग्निफिकेंट एक्टर्स क्या हो गया कि क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टेट है, या फिर 2 पावरफुल स्टेट है, या फिर मल्टीपल पावरफुल स्टेट्स है ना। पोलैरिटी थीसिस के हिसाब से नियो रियलिस्ट का मानना है कि एक जो बायपोलर सिस्टम होता है जिसमें 2 पावर्स हैं, 2 डोमिनेंट पावर्स हैं, वो सबसे स्टेबल है, राइट। और ये सबसे ज्यादा रिड्यूस कर देता है पॉसिबिलिटी, जो लाइक्लीहुड है वॉर की भी। वाई? बिकॉज ये कहते हैं देखिए कोई ना मिसमैनेजमेंट नहीं है, मिसकम्युनिकेशन नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब हुआ था यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश कर ली कि हम क्विकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए कि कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक न्यूक्लियर पावर ना छिड़ जाए, लीडिंग टू म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, राइट। सो देयर इज अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। दोनों पावर्स जो है अपने मिनियंस को कंट्रोल करके रख सकती है एंड एडिक्वेटली बैलेंस कर सकती है एक दूसरे को, राइट। सो मिसकम्युनिकेशन का, मिसअंडरस्टैंडिंग का जो एक स्कोप है वो रिड्यूस हो जाता है, मेकिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सिस्टम। देन इज यूनिपोलैरिटी, राइट। ये कहते हैं इसके अंदर काफी पोटेंशियल है इंस्टेबिलिटी की। व्हाई? देयर माइट बी अ वन हेजेमन बट हेजेमन्स कैन डिक्लाइन इन पावर एंड ऑफन जब एक पावर होती है तब दूसरी कंट्रीज को और ज्यादा जेलसी होती है, जिसके कारण रिविजनिज्म की टेंडेंसी बढ़ जाती है ना। तो अब देखो, अब जो रशिया है वो भी चाहता है नेक्स्ट ग्रेट पावर बनना, चाइना भी चाहता है नेक्स्ट ग्रेट पावर बनना, तो ये क्या रिविजनिस्ट टेंडेंसीज को ये पोक कर रहे हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली कहते हैं मल्टीपोलैरिटी भी एग्जिस्ट करती है बट ये काफी अनस्टेबल है और इसमें लाइक्लीहुड ऑफ वॉर भी बढ़ जाता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके कारण जो प्रॉब्लम ऑफ व्हाट दे कॉल इज चेन गैंगिंग एंड बक पासिंग जो है वो बढ़ जाती है। चेन गैंगिंग बेसिकली क्या है कि अब जैसे कि इसके अंदर बायपोलर सिस्टम में एक डोमिनेंट पावर है, बाकी उससे थोड़े लेसर पावर्स है जो कि उसके ग्रुप का हिस्सा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलेटिव इक्वालिटी है शायद पावर्स के बीच में। तो कई बार क्या होता है, जैसे होता है ना लोगों के बीच में भी, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप्स के बीच में, टीनेजर्स के अंदर है ना, बाकी जो फ्रेंड्स है वो वो उंगली करने की कोशिश करते कि अरे इसने देखो ये बोल दिया और तो कुछ नहीं करेगा, जा पीट उसे, जाओ उसे मार, जाओ उसे गालियां निकाल, ये कर वो कर। इसी तरह से स्टेट्स भी पोक करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, है ना, कि अरे तुम्हारे अगेंस्ट ये बोल दिया तुम कुछ नहीं करोगे, जाओ जाओ कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो ये क्या है, जब दूसरों को ये उंगली करके स्टेट्स जो है वॉर भिड़ाने की कोशिश करते हैं, उसे चेन गैंगिंग करते हैं कहते हैं, जो कि मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर पॉसिबल हो जाती है। एंड दूसरा है बक पासिंग, राइट। नो स्टेट वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अच्छा करेंगे पहले आप उसको बोल दो ना, पहले वो कर ले कुछ, उसके बाद हम आएंगे, राइट। पहले उसको बोल दो फिर हम आएंगे। तो ये बक पासिंग है जो कि अगेन मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा एग्जिस्ट करती है, मेकिंग इट more unstable than the rest of the two systems, right? This was something that neorealism put forward. Now they said कि ये जो relative distribution of power है and ये जो likelihood of war है, इसको भी different neorealist theorists ने understand किया।
द फर्स्ट ग्रुप ऑफ थिंकर्स आर व्हाट वी कॉल्ड इज डिफेंसिव रियलिस्ट्स। अब ये जो डिफेंसिव रियलिस्ट हैं ये स्टेट्स को एज सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स देखते हैं, एंड दीज इंक्लूड थिंकर्स लाइक केनेथ वॉल्ट्ज। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं देखिए हम बेसिकली क्या चाहते हैं, वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वर्ल्ड पावर बनने के लिए हमें हमेशा वॉर ही करनी है। In fact, we want to avoid attack, right? By any other means हम पहले रिजॉल्व करना चाहते हैं और अपनी पावर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो ये क्या होना है, ये सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स है, राइट? तो अब स्कैंडिनेवियन स्टेट्स को देख लीजिए, राइट? नाउ दे हैव गॉन अहेड एंड दे हैव एंडेड अप जॉइनिंग, इवन countries like Sweden, Norway have ended up joining NATO. But इससे पहले क्या करना चाहते थे, सिक्योरिटी, ये भिड़ना नहीं चाहते हैं, वॉर नहीं करना चाहते हैं, बट अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये इनका मेन कंसर्न है। दूसरे हैं ऑफेंसिव रियलिस्ट, जिनके ऊपर लाइट डालते हैं जॉन मेयरशाइमर, जहां पे ये कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं बिकॉज ऑफ देयर कंसर्न विद रिलेटिव गेन्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स, इन फैक्ट दे आर पावर मैक्सिमाइजर्स। मतलब देयर इज नो एंड, देयर इज नो लिमिट टू देयर डिजायर कि ये किस हद तक कंट्रोल करना चाहते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को। दे वांट मोर 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 मोर, राइट? मोर पावर मोर पावर मोर पावर, राइट? चाहे सिक्योरिटी में मैक्सिमाइज हो जाए, नहीं, इनको और भी उससे ऊपर चाहिए। तो ये एक डिवीजन है बिटवीन डिफेंसिव एंड जो हमारे ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं उनके बीच में। अब इनके बाद आते हैं व्हाट वी कॉल इज नियो क्लासिकल रियलिस्ट्स, राइट? ये नियो क्लासिकल रियलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, वेर इन दे अंडरस्टूड कि देखिए दोनों ही क्लासिकल रियलिस्ट ने एंड न्यू रियलिस्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आगे रखी हैं, राइट? स्ट्रक्चरल रियलिस्ट ने क्या बोला कि देखिए अनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम के कारण स्टेट्स सर्टेन वे बिहेव करते हैं, वहीं पे क्लासिकल रियलिस्ट ने ह्यूमन नेचर के इनसाइड आउट थ्योरी जो है उसे बनाने की कोशिश की। अब कंटेम्प्रेरी कुछ रियलिस्ट स्कॉलर्स आए, उन्होंने बोला कि हाँ जी, वी अंडरस्टैंड कि रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है इन दिस अनार्किकल सिस्टम वो इम्पैक्ट करता है स्टेट बिहेवियर को, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इकलौता एलिमेंट है। इन्होंने बोला कि इनफैक्ट देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं स्टेट के बिहेवियर को, राइट? सो इसीलिए न्यू क्लासिकल एलिमेंट्स ने क्या बोला कि देयर आर इन फैक्ट इंटरनेशनल या सिस्टम लेवल एलिमेंट्स ऑल्सो, देन देयर इज ऑल्सो यूनिट लेवल एलिमेंट्स, मतलब जो इंडिविजुअल एंड डोमेस्टिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, एंड इन दोनों को हम जब कंबाइंड मैनर में पढ़ते हैं तब हमें जेन्युइनली समझ में आता है हाउ स्टेट्स आर बिहेविंग, स्टेट लीडर्स की परसेप्शन क्या है, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से जो है सोसाइटी के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। एंड इसी को गिडियन रोज ने इसे क्या बुलाया, गिडियन रोज ने इसे बुलाया नियो क्लासिकल रियलिज्म, राइट? तो इन्होंने क्या बोला कि हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो जरूरी है ही है, बट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम प्लस foreign policy behavior of states, not all states will end up behaving in the same way, right? They might have different orientation, different behavior to similar situations, right? So say India may not behave in the same manner as China does, so foreign policy behavior different हो सकता है, leadership statecraft different हो सकती है, domestic politics different हो सकती है, right? So say for example India जो है एक democratic state है, electoral democracy यहाँ पे exist करती है, and China जो है almost एक autocracy ही है, right? जिसके कारण again the way in which state power behaves and varies वो निकल के आएगा और वो इंटरनेशनल स्फेयर में भी हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे रैंडल श्वेलर ने भी एक और डिफरेंस जो है आगे रखने की कोशिश की। इन्होंने बोला ये जो नियो रियलिस्ट जाप करते रहते हैं कि ऑल स्टेट्स आर लाइक यूनिट्स, ये भी सही नहीं है। All states are not like units, all states do not behave in the similar manner, states के अंदर भी differences आ सकते हैं। तो इन्होंने और elaborate करने की कोशिश की। इन्होंने कहा हाँ जी, जो न्यू रियलिस्ट ने बात की है स्टेटस कोइज्म की, इंपीरियलिज्म की, इसी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट्स कैन बी ईदर स्टेटस कोइज स्टेट्स जो कि प्रेजेंट ऑनगोइंग सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या फिर रिविजनिस्ट स्टेट्स जो कि इस सिस्टम को कंप्लीटली ओवरहॉल करना चाहते हैं, राइट? तो ये वेरी करता है। तो स्टेटस कोइज स्टेट्स हो गए हमारे वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, यूएस जैसे स्टेट्स, वहीं पे रिविजनिस्ट स्टेट्स आ गए इन द फॉर्म ऑफ रशिया, इन द फॉर्म ऑफ चाइना, जो कि कंटेम्प्रेरी सिस्टम को ओवरऑल करके अपने आप को एज डोमिनेंट पावर्स जो है इस्टेब्लिश करना
चाहते हैं, राइट। सो दिस वाज समथिंग जो कि न्यू क्लासिकल रियलिज्म ने डाला कि यहां पे भी जो स्टेट्स है उनके अंदर भी चीजें वेरी करेंगी डिपेंडिंग ऑन डोमेस्टिक वेरिएबल्स एज वेल, राइट। सो फॉर एग्जांपल से हिटलर लेड जो जर्मनी था, इट वाज अ रिविजनिस्ट स्टेट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डोमेस्टिक लेवल पे जो इश्यूज चल रहे थे, राइट। इकोनॉमिक क्राइसिस था, पीपल वर लुकिंग फॉर दिस मिसाया, देयर वाज दिस ब्रंट फॉर वॉर एज अ क्लेंजिंग मैकेनिज्म, वॉर एज समथिंग व्हिच विल इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेयरएज कंटेम्पररी जर्मनी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स नाजी काउंटरपार्ट, राइट। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें समझना, हमें तभी समझ में आएगा जब हम यूनिट लेवल अप्रोच को सिस्टम एनालिसिस के साथ लेके पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। सो होपफुली आपको इस छोटे माइंड मैप के थ्रू पूरी सिस्टम्स थ्योरी जो है समझ में आ गई होगी। इसको और डिटेल में समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इसका क्रिटिसिज्म देखने के लिए आप जो डिटेल वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, जिसका मैंने कार्ड ऊपर लगाया हुआ है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।